जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं। साइंस के 10 से 12 क्वेश्चन हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हमको क्लियर होने वाली हैं। इससे पहले एमपी पुलिस की 3 वीडियो अपलोड हो सॉरी सॉरी इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एमपी पुलिस का हम पुराना पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2017 का। 2017 में जो भी जीके और जीएस साइंस और जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अब हम देखने वाले हैं। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। 3 वीडियो में जो है साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं और एमपी जीके और भारत जीके कुछ क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। पुराना वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो वहां जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम साइंस के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2017 में पूछा गया है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनसे हम आसपास की चीजें भी कवर करने वाले हैं। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पहला पूछा गया है, पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। क्वेश्चन था पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम पूछा था। पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम पूछा था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया था वसी ऊतक, ऑप्शन था वसी ऊतक। दूसरा ऑप्शन था विभाज्योतक ऊतक। तीसरा ऑप्शन था पार्श्व तंतु ऊतक और चौथा ऑप्शन था संयोजी ऊतक। ये 4 ऑप्शन थे। इसमें देखना था पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम, मतलब जीव जंतु पशु में जो ऊतक नहीं पाया जाता वो कौन सा है, विभाज्योतक ऊतक है। और बाकी जो ऊतक है वो पशु जीव जंतु में पाए जाते हैं। विभाज्योतक ऊतक जो है वो पशुओं में नहीं पाया जाता, ये पौधों में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन उन्हीं से बना होगा जिनके सारे टॉपिक जो है वो क्लियर है। जैसे जंतु ऊतक जिसने पढ़ रखा है, पादप ऊतक जिसने पढ़ रखा है, उससे क्वेश्चन बड़े आसानी से बना होगा। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा डिटेल कि इसमें और क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करें जंतु ऊतक की। यदि हम बात करें तो सबसे पहले जंतु ऊतक को समझना जरूरी है। जंतु ऊतक मतलब जीव जंतु में जो ऊतक टिश्यू पाया जाता है उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जंतु ऊतक को 3-4 भाग में बांटते हैं। जंतु ऊतक को हम 3-4 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला होता है संयोजी ऊतक। दूसरा उपकला ऊतक और तीसरा होता है तंत्रिका ऊतक और मांसपेशी ऊतक। तो हमको ये याद रखना है कि जीव जंतु में जो ऊतक पाए जाते हैं उनके नाम है संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक और मांसपेशी ऊतक। इसके बाद हम देखने वाले हैं पादप ऊतक के बारे में। तो संयोजी ऊतक में जो पूछा जाता है वो याद रखना है। संयोजी ऊतक में ब्लड जो है ये एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक जो है वो संयोजी ऊतक है। दूसरी चीज याद रखना है लसिका ये भी संयोजी ऊतक है। तो ये याद रखना है ये दोनों जो है ये तरल संयोजी ऊतक है। ये दोनों तरल संयोजी ऊतक है। दोनों तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, रक्त भी और लसिका भी। दूसरी चीज हम बात करें तो एक होता है हमारा टेंडन और दूसरा होता है हमारा लिगामेंट्स। तो ये याद रखना है कि टेंडन जो है ये भी ऊतक है, लिगामेंट्स ये भी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक में आते हैं रक्त,
लसिका, टेंडन, लिगामेंट्स, और भी हम इसमें देखते हैं वसी ऊतक, और इसमें आता है वसी ऊतक। जो पूछा जाता है रक्त के बारे में, तो रक्त के बारे में पूरा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसे आप देखते हैं तो रक्त के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो समझ पाएंगे। रक्त और लसिका दोनों तरल संयोजी ऊतक हैं, ये दोनों तरल संयोजी ऊतक हैं। बात हम टेंडन की करें तो यहाँ से पूछा जाता है टेंडन जो है किसको किस में जोड़ता है, तो टेंडन का दूसरा नाम याद रखना है, इसको कंडरा भी कहते हैं। टेंडन का दूसरा नाम जो है वो कंडरा है। इसके लिए याद रखना है एमबीटी। एमबीटी यदि हम याद रखते हैं तो ये याद रखना है कि कंडरा किसको किससे जोड़ता है, सॉरी टेंडन जो है या कंडरा जो है वो किसको किससे जोड़ता है, तो एम मतलब मांसपेशी और बी मतलब बोन, मसल्स, एम मतलब मसल्स और बी मतलब बोन, मतलब ये मांसपेशी प्लस हड्डी, हड्डी मतलब बोन, इन दोनों को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से टेंडन या कंडरा किसको जोड़ता है, तो मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है टेंडन, या उसी को हम दूसरा नाम कहते हैं कंडरा। अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट्स के लिए याद रखना है बीबी। लिगामेंट्स का दूसरा नाम इसके स्नायु बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु बंध कहते हैं। लिगामेंट्स या स्नायु बंध करके पूछा जाता है वो एक ही चीज है। बॉन्ड मतलब हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करता है, हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करता है कौन? लिगामेंट्स। तो ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। वसी ऊतक, वसी ऊतक ये भी जो है ये क्या है? संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक में इतना ही याद रखना है। उपकला ऊतक की हम बात करें तो त्वचा है हमारा, त्वचा ये उपकला ऊतक में आएगा। त्वचा जो है वो उपकला ऊतक में आएगा। आंत वगैरह जो है ये उपकला ऊतक में आएंगे। रक्त वाहिका जो है ये उपकला ऊतक में आएंगे। इसमें इतना ही देखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें ये है कि जंतु ऊतक कौन से हैं वो हमें याद रखना है। हम यहाँ देखते हैं तो ये सब के सब क्या है? ये जंतु ऊतक है। वसी जंतु ऊतक है, पार्श्व तंतु ये भी जंतु ऊतक है, संयोजी ऊतक भी जंतु ऊतक है, लेकिन विभाज्य ऊतक जो है ये प्लांट टिश्यू है, पादप ऊतक है, इसलिए सही आंसर हमारा ये होगा। हमने देखा जंतु ऊतक जो है वो संयोजी ऊतक होता है, उपकला ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, मांसपेशी ऊतक होता है। इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, याद रखना है संयोजी ऊतक में ये सब आते हैं। नाम क्या है? रक्त संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है, लसिका संयोजी ऊतक है, टेंडन, लिगामेंट्स ये वसी ऊतक ये सब संयोजी ऊतक है क्योंकि कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से जो पूछा जाता है रक्त और इनमें से कौन सा तरल संयोजी ऊतक है, तो रक्त और लसिका तरल संयोजी ऊतक है। टेंडन का दूसरा नाम क्या है? कंडरा। पूछा जाता है टेंडन किसको किसमें जोड़ता है, तो एमबीटी याद रखना है उसके लिए। मसल्स और बोन को जोड़ता है, मांसपेशी और हड्डी को कनेक्ट करता है। वहीं हम बात करें लिगामेंट्स, तो लिगामेंट्स जो है वो बोन टू बोन मतलब हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करता है। तो बी और बी याद रखना है, बी भी याद रखना है तो आसानी से याद हो जाएगा। और लिगामेंट्स का दूसरा नाम है स्नायु बंध। वही हम बात करें वसी ऊतक भी जो है वो किसका है? संयोजी ऊतक है। अब हम बात करते हैं पादप ऊतक की। तो यहाँ इसे समझते हैं थोड़ा सा। पादप ऊतक, पादप ऊतक जो है इसको दो भाग में बांटते हैं। एक तो होता है विभाज्योतक ऊतक, एक होता है विभाज्योतक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। इसको हम दो भाग में बांटते हैं पादप ऊतक को, विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। तो पशु में ना पाए जाने वाला कौन है? विभाज्योतक ऊतक है। विभाज्योतक ऊतक इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, और इसको कहते हैं हम परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। विभाज्योतक ऊतक की बात करें तो इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, तीन भाग में बांटते हैं। तीनों के नाम याद रखना है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है शीर्ष ऊतक, एक होता है शीर्ष ऊतक, दूसरा होता है, दूसरा याद रखना है पार्श्व ऊतक, पार्श्व ऊतक, और तीसरा होता है अंतर्वेशी, अंतर्वेशी ऊतक। ये नाम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं शीर्ष विभाज्योतक ऊतक, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक। यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरूरी है, कभी कभी इनका इंग्लिश नाम पूछा जाता है तो हम इसको एपिकल टिश्यू कहते हैं, इसको लेटरल टिश्यू कहते हैं,
इसको लेटरल टिश्यू कहते हैं और इसको इंटरकैलरी कहते हैं, इसको इंटरकैलरी टिश्यू कहते हैं। तो याद रखना है शीर्ष ऊतक, यदि हम यहाँ इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये जो है ये पेड़ हम हल्का सा लेते हैं, पेड़ जो है ये लेते हैं और यहाँ समझना है शीर्ष नाम से स्पष्ट है, एपिकल मतलब शीर्ष होता है, शिखर होता है। शीर्ष को पेड़ पौधे के ऊपरी हिस्से, पेड़ पौधे के ऊपरी हिस्से को कौन बढ़ाता है? शीर्ष ऊतक बढ़ाता है। क्वेश्चन आता है पेड़ पौधे के शीर्ष या शीर्ष भाग को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? शीर्ष ऊतक जिम्मेदार है। या नीचे जड़ों को आगे तक बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? शीर्ष ऊतक। अब हम लेटरल की बात करें तो ये पेड़ों का जो घेरा होता है, पेड़ों का जो एक घेरा मोटापा होता है, इसको बढ़ाता है पार्श्व ऊतक। और अंतर्वेशन की बात हम करें तो ये जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं, डालियां होती हैं, इनको बढ़ाता है कौन? अंतर्वेशी ऊतक। तो इसमें इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं स्थायी ऊतक की। तो स्थायी ऊतक को हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है सरल ऊतक और एक होता है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक के बारे में सरल ऊतक को हम सिंपल टिश्यू कहते हैं और जटिल ऊतक को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। सरल ऊतक में 3 ऊतक आते हैं जो ये भी पेड़ पौधे के ही ऊतक हैं। उनमें नाम याद रखना है, पेरेन्काइमा, एक होता है पेरेन्काइमा, एक होता है कोलेन्काइमा और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ये होता है। इससे इनको क्या क्या कहा जाता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसको मृदु ऊतक कहा जाता है, इसको स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है और इसको दृढ़ ऊतक कहा जाता है, दृढ़ ऊतक कहा जाता है। तो इस थोड़ा सा याद रखना है, ये पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है उस भोजन को इकट्ठा करके विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। स्थूल कोण ऊतक जो है ये पेड़ पौधों में मजबूती देता है, तो मजबूती देता है। और दृढ़ ऊतक जो है जो भी फल लगते हैं उसके ऊपर जो है वो कवर बनाता है, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक जो है। इसके बाद हम देखते हैं जटिल ऊतक को हम दो भाग में बांटते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक में कौन आते हैं? एक तो जाइलम आता है और एक आता है फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम ये पेड़ पौधों के ही ऊतक हैं। जाइलम का काम है जल को पौधे के विभिन्न हिस्से तक पहुंचाना और फ्लोएम का काम है बना हुआ जो भोजन होता है उसको विभिन्न पेड़ पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। तो हमने देखा पादप ऊतक जो है उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, ये भी विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। इसके 3 भाग हैं, शीर्ष ऊतक, पार्श्व और अंतर्वेशी। ये जो है पेड़ पौधे के शीर्ष भाग को बढ़ाता है, ये जो है पेड़ पौधे की मोटाई घेरा बढ़ाता है और ये जो है पेड़ पौधे की लंबाई, तनों की लंबाई को बढ़ाता है। वहीं हम बात करें सरल ऊतक सिंपल टिश्यू की, तो एक जो है बना हुआ भोजन को विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है, दूसरा जो है पेड़ पौधों में मजबूती देता है जिससे शाखाएं मजबूत होती हैं, और तीसरा जो है पेड़ पौधों में जो फल लगते हैं उसमें कवर बनाता है। और हम बात करते हैं जटिल ऊतक। यहाँ पे क्वेश्चन आता है जाइलम और फ्लोएम कैसे ऊतक के उदाहरण है? तो ये जो है संवहन ऊतक के उदाहरण है। संवहन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो है जल और भोजन के संवहन में मदद करते हैं। जाइलम जो है वो जल को लेके जाता है पेड़ पौधे के विभिन्न हिस्सों तक, ज से जाइलम और ज से जल याद रखना है। वहीं हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो है बना हुआ भोजन, पेड़ पौधों में जो बना हुआ भोजन रहता है पत्तियों के द्वारा जो बनाया जाता है उसको विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। तो इतनी चीजें हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहचान कीजिए कौन सा पशुधन का भाग नहीं है। पहचान कीजिए कि कौन सा जो है पशुधन का भाग नहीं है, पशुधन का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा था। इनमें से कौन सा जो है वो पशुधन का भाग नहीं है? ऑप्शन में बतख दिया हुआ था, ऑप्शन में बतख दिया हुआ है, मोर दिया हुआ है, मुर्गी दिया हुआ है और एक दिया है मवेशी। तो इनमें पहचानना था कि कौन सा पशुधन का भाग नहीं है। पशुधन का भाग जो है दोस्तों बतख है, मुर्गी है, मवेशी है, लेकिन पशुधन का हिस्सा कौन नहीं है? मोर नहीं है, मोर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाता है क्या? मोर। अब मोर के बारे में, यहाँ मोर के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। मोर को जो है 1963 में क्वेश्चन आता है, मोर को जो है राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला? मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला?
तो 1963 में मिला। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिलता है। मोर का यदि साइंटिफिक नाम पूछता है तो याद रखना है पाओ क्रिस्टेटस। पाओ क्रिस्टेटस इसका साइंटिफिक नाम होता है। इतनी चीजें मोर के बारे में याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पानी के शुद्धिकरण में कौन सी पद्धति कीटाणु को नहीं मारती है? पानी के शुद्धिकरण में क्वेश्चन था, पानी के शुद्धिकरण में कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है। इनमें से कौन सी विधि या पद्धति है जो कीटाणु को नहीं मारती है? ऑप्शन था उबालना, छानना, आसवन और क्लोरीनीकरण ये ऑप्शन था। तो याद रखना है उबालने से कीटाणु मरते हैं, आसवन से भी कीटाणु मरते हैं, क्लोरीनीकरण से भी कीटाणु मरते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाता है छानने से कीटाणु नहीं मरते हैं। तो ये इसमें इसका सही आंसर हो जाता है छानना। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आरओ को लेके। तो हम जो पीने का पानी मंगवाते हैं आरओ का नाम सुने ही होंगे। आरओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसमें याद रखना है रिवर्स ऑस्मोसिस, या फिर हिंदी में हम कहें तो विपरीत परासरण जो है इसका नाम होता है। आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस और विपरीत परासरण हम इसको कहते हैं। तो पानी के शुद्धिकरण में आरओ जो है वो सहायक होता है। दूसरी हम बात करें, जैसे पानी वर्ड का यहाँ आया है तो हम इसका फॉर्मूला लेते हैं, पानी का फॉर्मूला लेते हैं H2O से। यहाँ पे पूछा जाता है पानी जो है किन तत्वों से मिलकर बना है? तो हाइड्रोजन, याद रखना है पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो पानी जो बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये पूछा जाता है। दूसरी चीज याद रखना है, इस जल में आयतन और भार के हिसाब से इन दोनों का रेशो पूछा जाता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाता है आयतन के हिसाब से, और जल में भार के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाता है। तो आयतन के हिसाब से हम लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना है? 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो इसका रेशो ये हो जाता है। भार की हम बात करें तो भार से इसका अनुपात हो जाता है 1:8। अब 1:8 कैसे आता है? तो हम हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है और 18 होता है। भार की हम बात करते हैं तो ये ऊपर वाला भार होता है। यहाँ पे हम देखें हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो हम लेंगे 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 18, तो हम लेंगे 18, और इसको काटते हैं तो 1:8 मिलता है। तो भार के अनुसार अनुपात याद रखना है 1:8 और आयतन के अनुसार 1:2, ये रेशो याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन आता है कि जल जो है पानी जो है वो शुद्ध है या नहीं? तो इसमें किसकी घुली हुई मात्रा देखते हैं? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। जल यदि साफ है या गंदा है तो उसमें किसकी मात्रा देखी जाती है? पानी शुद्ध है या गंदा है, इसको पहचानने के लिए उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा देखी जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है तो ये भी याद रखना है। तो हमने देखा अब पानी के शुद्धिकरण के लिए और भी चीज यूज करते हैं, जैसे पोटास का यूज करते हैं पानी को शुद्ध रखने के लिए, है ना, और फिटकरी का यूज करते हैं, फिटकरी है, पोटास है, ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज करते हैं। हमने इस क्वेश्चन से देखा बहुत कुछ, यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाता है छानना। हमने देखा आरओ जो है उसका मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत परासरण कहते हैं। H2O में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो आयतन और भार के अनुपात हमने देखा। दूसरी चीज हमने देखा पानी को शुद्ध करने के लिए किसका यूज करते हैं? पोटास का, फिटकरी का, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहते हैं, इसका यूज करते हैं। और हमने देखा पानी शुद्ध है या गंदा है, साफ है या गंदा है, तो उसमें उसकी पहचान के लिए क्या देखा जाता है? उसकी पहचान के लिए देखा जाता है कि उस पानी में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा घुली है, उस पानी में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा घुली है। इतनी चीजें क्लियर होती है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं,
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था एड्स के द्वारा संचारित नहीं हो सकता। एड्स जो है वो खालिस्तान के द्वारा संचारित नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत आसान था। इसमें था लैंगिक, पहला ऑप्शन था लैंगिक संपर्क, दूसरा ऑप्शन था गले लगना, तीसरा ऑप्शन था स्तन्य आहार, चौथा ऑप्शन था रक्तदान। तो ब्लड डोनेट